हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा हमारा टॉपिक जो है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है और लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में एसिड का इंट्रोडक्शन हमने देखा है। हमने उसमें क्या देखा था, एसिड की डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में देखा है, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में देखा है, उसके बाद जो है हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में देखा था। ओके बेटा, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड के ऊपर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड के ऊपर। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत आपको वो बता दूंगा बेटा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, उसके कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, किस तरीके से पूछा जाता है वो बताऊंगा। और उसके बाद आपको मैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में हम लोग देख रहे थे, बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल है एसिड का जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो कितने H प्लस आयंस फॉर्म करता है उसके ऊपर उसकी बेसिसिटी डिपेंड होती है। ओके, तो अब हमने क्या किया था बेटा बाद में, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एसिड्स आर क्लासिफाइड। हमने बेसिसिटी के अकॉर्डिंग एसिड को क्लासिफाइड किया था। तो उसमें मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड था। तो चलो आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे और यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर के जब आप लोग होमी भाभा क्लास 9th होमी भाभा के अगर देखोगे तो उसमें भी सवाल पूछा गया है। अगर शाहू स्क्रीनिंग का अगर देखोगे उसमें भी सवाल पूछा गया है। अदर कौन से भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैंने डेफिनेशन तो बता दी है। जैसे कि मान लो मेरे पास HCl है, एग्जांपल लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं। HCl है, अब HCl का मतलब तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी बेसिसिटी तो कितनी हो जाएगी बेटा 1। कैसे? क्योंकि इसके पास तो एक ही H प्लस आयंस है। ये एक्वियस सॉल्यूशन में AQU का मतलब एक्वियस सॉल्यूशन। आपको इसका फर्स्ट लेक्चर देखना होगा तब ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर आपके पास है, वहां पे जाके वो फर्स्ट लेक्चर देखो, इंट्रोडक्शन वाला। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसमें डाला एक्वियस सॉल्यूशन में तो एक H प्लस आयंस फॉर्म करेगा और दूसरा एक Cl माइनस आयंस फॉर्म करेगा। तो कितने H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है 1। तो इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी उसकी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसा है बेटा, मोनोबेसिक है इस तरीके से। तो अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। चलो तो मैं सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, देखो सेकेंड वाला। अब इसमें क्या आएगा बेटा HNO3, ये भी आपको आएगा। इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी क्योंकि ये एक ही H प्लस आयंस फॉर्म करता है एक्वियस सॉल्यूशन में, और NO3 माइनस। इस तरीके से ये नाइट्रेट फॉर्म किया है। अब इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1। अगर मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, ये सेकेंड है, ये ले रहा हूं मैं H2SO4 का। अब H2SO4 की अगर मैं बात करता हूं तो H2SO4 की जो बेसिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी बेटा 2 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयंस कितने प्रोड्यूस किया है 2। तो यहां पे बेसिसिटी जो होगी वो हो जाएगी 2। इसका मतलब ये जो है वो डायबेसिक है, डायबेसिक है। इसी तरीके से यहां पे जो SO4 फॉर्म हुआ है उसका नाम है सल्फेट, ये भी हमें पता होना चाहिए, सल्फेट। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं H2SO3 का, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। अब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा देखेंगे हम लोग। तो बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे। अब ये H2SO3 है, इसका भी नाम क्या है बेटा सल्फ्यूरस एसिड। इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा 2 H प्लस आयंस फॉर्म करेगा और दूसरा SO3 माइनस 2 करेगा। तो कितने H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है 2, और SO3 2 का मतलब क्या है बेटा सल्फाइड, PHIT। अब यहां पे देखो सल्फेट का मतलब SO4 माइनस 2 और सल्फाइड का मतलब SO3 माइनस 2।
ITE SO4 -2 SO3 -2 ये डिफरेंस है इसका। चलो तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आ जाएंगे। जैसे कि देखो बेटा, फिफ्थ मैं ले रहा हूं CH3COOH। चलो बताइए कौन सा एसिड है ये, आप बताइए। चलो तो मैं बताता हूं, ये है एसिटिक एसिड। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, इसका सोर्स क्या है बोलो, विनेगर इसका सोर्स है ना। अब एसिटिक एसिड की बेसिसिटी बताओ बेटा। तो हम लोग क्या देखते थे कि बेसिसिटी का मतलब तो होता है कि नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल व्हिच विल डिसॉल्व इन वाटर। अब इसके पास तो 4 H+ आयंस है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 4 है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 नहीं होगी। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब वीक एसिड जो है वो एक्वियस सॉल्यूशन में कैसे डिसोसिएट होगा बेटा बोलो, पार्शियल डिसोसिएट होगा। कैसा डिसोसिएट होगा, पार्शियल डिसोसिएट होगा, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। और वीक एसिड पार्शियल डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन, दे कैन प्रोड्यूस लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। क्या करता है, पार्शियल डिसोसिएट होके लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस फॉर्म करता है। किस तरीके से, अब इसको मैं ऐसे निकालता हूं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OOH, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। अब होगा क्या बेटा, आप पहले तो ऐसे लिख के बताता हूं। चलो जैसे कि एसिटिक एसिड है ये क्या करेगा बेटा, एक तो यहां से डिसोसिएट हो जाएगा, ये O H+ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3COO माइनस और प्लस में क्या आएगा H+। अब इसका नाम जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है एसीटेट। क्या नाम है बेटा, एसीटेट। एसीटेट क्या नाम है, एसीटेट। एसीटेट है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा एक स्ट्रक्चर लेके। ओके बेटा, एक्सप्लेन करूंगा एक स्ट्रक्चर लेके। तो एसिटिक एसिड का जो बेसिसिटी है वो होती है 1। तो आप बोलोगे कि सर 1 कैसे, तो ये तो क्या हुआ है, पार्शियल डिसोसिएट। किस तरीके से हुआ है, अब यहां पे देखो बेटा आप। हाँ, अब यहां पे ये CH3C डबल बॉन्ड OOH है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहां से ये O जो है वो हाइड्रोजन को अटैच है, एक ही। अब यहां पे जो ये जो हाइड्रोजन कार्बन जो है वो, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच है बेटा, 3 हाइड्रोजन है। ऐसा स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड का, सेम वही है ना, अरे हाँ है ना बोलो, वही तो है। अब यहां पे ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एटम्स, बट यहां पे हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऊपर का मतलब ज्यादा होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। CH3C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा बेटा, प्लस चार्ज। तो कितने H+ आयंस आयोनाइज किया है, एक। तो इसका मतलब इसका जो नाम होगा वो तो एसीटेट होगा। और कितने H+ आयंस फॉर्म किया है, एक। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 है, लेकिन बेसिसिटी कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आयोनाइज होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है वो। आप बोलोगे कि सर ये कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आयोनाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियर अबाउट सेम होती है, जिसके कारण वो आयोनाइज नहीं होता। जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है वही हाइड्रोजन आयोनाइज होता है, आपको याद रखना है। ओके, तो ये बेसिसिटी 1 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, उसमें 6HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड आल्सो वीक एसिड। अब ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियल डिसोसिएट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, HC डबल बॉन्ड OOH, ऐसा लिखते हैं। अब ये हाइड्रोजन एक ही इसको अटैच है डायरेक्टली, और ये तो इसको कार्बन को, तो ये यहां से डिसोसिएट हो जाएगा और फॉर्म क्या करेगा, HC डबल बॉन्ड OO माइनस और H+। अब ये जो फॉर्म हुआ है वो क्या हुआ है बेटा, फॉर्मेट हुआ है।
अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ये डबल बॉन्ड कैसे लिखा, ऐसे लिखा जाता है उसको, लेकिन हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। ये फॉर्मिक एसिड ही है, इसको और मैं ऐसा भी लिखा है मैंने, है ना। ये एक्वियस सॉल्यूशन AQU का मतलब एक्वियस सॉल्यूशन क्या होगा, CH3CO माइनस और ये H+। बेसिडी क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। बात समझ में आई इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको लिखना भी है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूंगा जो शाउस स्क्रीन में पूछा गया है और भूमि भवा के एग्जाम में भी पूछा जाता है। 9th 10th 11th में भी बेस है पूरा इसका, 11th का बेस है पूरा ये। चलो मैं ले रहा हूं बेसिसिटी ऑफ H3PO4 H3PO3 H3PO2, इसकी बेसिसिटी हमें बतानी है। यही सवाल क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। शाहू स्क्रीनिंग में तो डायरेक्टली यहां से सवाल पूछा गया था, बेसिसिटी ऑफ H3PO4 H3PO3 H3PO2 रिस्पेक्टिवली, ऐसा सवाल पूछा था। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो H3PO3 है इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है H3PO3 का, इस H3PO4 का, है ना। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैं निकाल रहा हूं, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा P डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है, 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इसको जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस को जुड़ा है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब आएंगे यहाँ पे, तो यह आएगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से। अभी आपको बताया था कि सिंपल एक चीज आपको याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है वही आयोनाइज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, देखो, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जो जुड़ा है वही क्या हो जाएगा बेटा, आयोनाइज हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों की सेम होती है। ओके, तो ये चीज है। चलो यहाँ पे देखो, अब कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं बेटा, यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का है, तो ये तीनों भी जो है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसकी कितने H+ आयन फॉर्म करेगा, अब ये H3PO4 है तो ये कितना H+ आयन फॉर्म करेगा बेटा, 3H+ आयन फॉर्म करेगा, और प्लस में PO4 -3, तो कितनी बेसिसिटी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन जो है उस ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये ऑक्सीजन ये निकला, तो इसमें क्या हो जाएगा, H3PO3 में कितने H+ देगा, 2 ही H+ दे रहा है, और रिमेनिंग क्या बच रहा है, HPO4 -2, तो कितने H+ दिया बेटा, 2, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे 2, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। अब ये कितना हो जाएगा, एक ही, तो इसका मतलब एक ही H+, जैसे कि H3PO2 एक ही H+ देगा, और प्लस H2 नहीं, हाँ H2PO माइनस, ऐसे है। ओके, तो यहां पे कितने H+ है बेटा, एक, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1, मोनोबेसिक। तो यही सवाल बार बार पूछा जाता है, जनरली ये जो है इसका सवाल पूछा जाता है ये। हाँ चलो बेटा, अब यहां पे देखो कि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, देखो कि अब ये जो है ना बेटा वो फास्फोरस एसिड, ये क्या है, फास्फोर। अब ये H3PO3 का जो है उसकी बेसिसिटी बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटा, बेसिसिटी का मतलब तो नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस इन अ मॉलिक्यूल व्हिच विल डिसॉल्व इन वाटर, वही होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जितने H+ आयंस है वही उसकी बेसिसिटी बोल देते हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी तो एक्चुअल में कितनी है, 2 है, क्योंकि ये कितने H+ आयंस फॉर्म करता है एक्वियस सॉल्यूशन में, 2 ही H+ आयंस फॉर्म करता है। बात समझ में आई बेटा। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, और ये तीनों भी आपको याद रखना है कि H3PO4 स्ट्रक्चर याद रखो इसका, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वही आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो 3 आयोनाइज हुए,
यहाँ पे 2 ही जुड़े हैं, तो स्ट्रक्चर तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। वेरी गुड। चलो, तो इसके बाद हम लोग ना बेटा एसिड का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपको ये समझ में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिड का मतलब क्या है, चलो लिखता हूं यहां पे। एसिड, क्या एसिड को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग तो बहुत आसान है, एक दो तो देख सकते हैं कि जैसे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ अगर करेंगे तभी भी एसिड फॉर्म होता है। जैसे कि H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ कर दिया तो HCl फॉर्म हो जाएगा। H2 की रिएक्शन Br के साथ कर दिया तो HBr फॉर्म हो जाएगा। चलो, तो यहां लिखेंगे। चलो हम लोग, तो फर्स्ट तो मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, फॉर्म हो जाएगा एसिड। कैसे देखो, फर्स्ट H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म हो जाएगा 2HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट सेकेंड H2 गैस प्लस Br2 गैस फॉर्म हो जाएगा 2HBr। थर्ड H2 प्लस I2 क्या बन जाएगा, HI, है ना, 2 टाइम्स आता है यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। और फोर्थ H2 गैस प्लस F2 2HF, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसका हो जाएगा हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसका हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इस तरीके से। तो हमने क्या किया है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन किया है, हेलोजन के साथ, ये तो हमें ये एसिड मिला है। बात समझ में आई बेटा, सिंपल, हाइड्रोजन प्लस ये नॉन मेटल्स। अब बोलोगे कि सर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल से होता है, लेकिन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में अभी भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वो मेटल जैसा भी बिहेवियर शो करता है और नॉन मेटल जैसा भी। इसका मतलब वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है और नेगेटिव आयंस भी फॉर्म करता है। ओके, ये चीज है। अब इसके बाद जो हम लोग मेथड देखेंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग करेंगे नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यानी कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, एनएम का मतलब नॉन मेटल, किसके साथ बेटा, विद ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब यहां पे देखो, जैसे कि नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन आप लोग ऑक्सीजन के साथ अगर करते हो तो फॉर्म जो होता है वो होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड। और उसी नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर जो होता है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में कार्बन है, इज अ नॉन मेटल, सॉलिड स्टेट। यस का मतलब ये स्टेट है बेटा उसका, सॉलिड स्टेट। O2 क्या है, गैस है। अब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा हमें। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका नेचर होता है एसिडिक। अब इसका नेचर कैसा है बेटा, ये तो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों है बेटा, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्लीट सोल्यूबल इन वाटर, कंप्लीट सोल्यूबल होता है वाटर में।
अब जैसे ये कंप्लीट सोल्यूबल हो जाएगा तो इससे एक एसिड फॉर्म करेगा H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। तो हमारा एसिड का प्रिपेयर्ड हुआ, कार्बोनिक एसिड तो बन गया। उसी तरीके से मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, सल्फर है, उसकी रिएक्शन मैं O2 के साथ कर रहा हूं। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। When sulfur dioxide gas dissolve in water to form H2SO3। H2SO3 का मतलब सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड प्रिपेयर हुआ है बेटा? सल्फ्यूरस एसिड प्रिपेयर हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो आपने ये लिखा होगा, ऊपर का तो लिखा होगा ये, ओके ये ओके। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो SO2 गैस है उसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड का। अब सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा और बन जाएगा क्या बेटा? यहाँ पे SO3 गैस बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो SO3 गैस जो बना है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ये वाटर में कंप्लीट सोल्यूबल हो जाएगा और बना देगा H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इस तरीके से हमें याद रखना है। ओके हाँ, इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं तो ये फॉर्म करेगा N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और उसी को अगर वाटर में हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म कर देता है HNO3 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है बेटा? नाइट्रिक एसिड है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अब उसी तरीके से मैं ले रहा हूं P+O2। अब P+O2 जो है रिएक्ट हो जाएगा तो P2O5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड, पेंटा का मतलब 5, और इसकी रिएक्शन अगर मैं वाटर में उसको डिसॉल्व करता हूं तो ये बना देता है H3PO4 जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग एसिड का प्रिपरेशन देखते हैं। ओके तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको इस पर सवाल भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो एसिडिक ही होता है, बट ऑल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर नॉट एसिडिक। सम ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? न्यूट्रल होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक नेचर है? क्योंकि when non-metallic oxide dissolve in water then the formation of acid। तो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा? वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एसिड फॉर्म होता है। तो हमें पता है बेटा जैसे कि एसिड रेन, आपको पता है एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन में एक्चुअल में होता क्या है? एसिड रेन में होता क्या है बेटा? जैसे कि एयर कंटेन मेनी गैसेस, तो एयर में तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो उसमें, हाँ चलो लिखिए बेटा ये, तो आपको ये पता होना चाहिए इतनी चीजें। ओके अब यहां पे ये थोड़ा बता रहा था आपको कि जैसे कि एयर कंटेन मेनी गैसेस, जैसे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, या सम अदर इनर्ट गैसेस आल्सो प्रेजेंट इन इट। उसमें जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये भी है। अब होता क्या है बेटा, जैसे कि बारिश जब होती है, तब जब बारिश होती है, अब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जब बारिश होगी ये, तो बारिश जब होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें कंप्लीट डिसॉल्व होता है। अब कंप्लीट डिसॉल्व होने के बाद क्या करेगा, CO2 कंप्लीट सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में और H2CO3 फॉर्म करेगा, जो कि हम आपको मैंने ये बता दिया है। चलो तो इसके बाद हम लोग जो, ये तो फिजिकल प्रिपरेशन मेथड तो आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलो तो देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो मैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहा हूं इसमें, रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब एक्टिव मेटल का मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ऐसा मेटल। ओके, उसमें कौन कौन से, जिंक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ईटीसी, ये एक्टिव मेटल्स हैं। अब होगा क्या, जैसे कि एक्टिव मेटल की रिएक्शन मैं डाइल्यूट एसिड के साथ करूंगा तो इसमें से क्या होगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, जिंक को ले रहा हूं जो कि सॉलिड है, प्लस यहां पे लेता हूं H2SO4। अब होगा क्या बेटा, यहां का जिंक जो है वो +2 स्टेट में है, +2 स्टेट, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 चार्ज होता है, वैलेंसी जिंक की 2 होती है। यहाँ पे H+ है और SO4 -2 है। अब यहाँ का माइनस क्या है, SO4 -2 है, और यहाँ का Zn+2 है। अब इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 2, इसका मतलब उसकी जो चार्ज है वही तो वैलेंसी, इसका वैलेंसी है -2, इसकी +2, इसकी -2, तो ये 2 2 तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्रिस क्रॉस मेथड, अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे ZnSO4 + H2 लिखता तो हमारे कुछ बच्चों को इस पे डाउट होता कि सर ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ है, इसका नाम क्या है बेटा, जिंक सल्फेट है। तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर ये कैसे फॉर्म हुआ है। तो बेटा कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ का Zn जो है उसके ऊपर +2 चार्ज है क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, उसके बाद SO4 यहाँ का -2 है, और क्रिस क्रॉस मेथड से हमने उसका कंपाउंड फॉर्म कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Zn कितने हुए, 2, तो ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हुआ। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमें कौन सा गैस रिलीज हुआ है बेटा, हाइड्रोजन गैस, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो तो यहां पे आप बताओ कि अगर मैं Na की रिएक्शन HCl के साथ कर रहा हूं तो क्या फॉर्म हो जाएगा, तो Na+H+Cl-, तो Na+Cl- क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा, और प्लस कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस। अब कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 कैसे, तो इसको बैलेंस करो बेटा, आप यहाँ पे 2 लिखो तो कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो गए, वहां पे 2, Cl कितने हुए, एक ही है वहां पे, यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे उसके आगे 2 लिखो, तो Cl 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए, तो उसके आगे 2 लिखो ऐसे। थर्ड, Mg की रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करेंगे। चलो क्या फॉर्म होता है आप बताओ, अब बताइए बेटा, यहाँ का H+SO4-, ये प्लस और ये भी +2 में है, तो बनेगा क्या, MgSO4 बनेगा, और प्लस H2 गैस। इस तरीके से आप देखो Al की रिएक्शन ये +3 में है, हम लोग H2SO4 के साथ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा बेटा बोलो, क्या बनेगा, एक तो अब इसकी वैल्यू +3 है, तो ये भी दिक्कत बहुत लोग बच्चों को होती है। देखो अब यहाँ पे Al जो है वो +3 स्टेट में है ना, और यहाँ का SO4 जो है वो कौन से स्टेट में है बेटा, -2 स्टेट में। अब इसकी वैलेंसी यहाँ से क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2, तो क्रिस क्रॉस मेथड कर दो, क्या हो जाएगा, Al कितना हो जाएगा, 2, तो Al 2 हो जाएगा, SO4 कितना हो जाएगा, 3, तो इस ब्रैकेट में SO4 3 ऐसा लिखा जाता है। बात समझ में आई, SO4 3 ये कंपाउंड बन जाएगा, तो Al2SO4 थ्राइस ये कंपाउंड बन जाता है। अगर यहां से एक सवाल आपको पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, बताइए। अब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा बेटा, 2, नंबर ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 3 क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन 4 3 12। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद एसिड के बारे में बता दिया है। एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या है, मेटल विच कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड,
ये आपको याद रखना है। तो मेटल की रिएक्शन अगर आप लोग डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे तो उसमें से कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। बात समझ में आई? ओके, चलो, तो उसके बाद है सेकेंड। लेकिन पूरे मेटल जो है, जैसे कि अब यहां पे हमने देखा है कि एक्टिव मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड में एक तो हमने H2SO4 लिया था और दूसरा लिया था HCl, और यहां लेता हूं मैं HNO3। अब देखो बेटा, इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे, जैसे कि एक्टिव मेटल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे डाइल्यूट, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इसी तरीके से एक्टिव मेटल की रिएक्शन HCl के साथ करोगे, वो भी डाइल्यूट, उसमें से भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। बस समझ मेरी। लेकिन बेटा आप देखो, एक्टिव मेटल की रिएक्शन अगर आप लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करोगे तो यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। सॉल्ट तो फॉर्म होता है लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है बेटा? विच कैन सप्लाई ऑक्सीजन। ये क्या कर देगा? ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो मैं जिंक की रिएक्शन HNO3 के साथ कर रहा हूं, मान लो, और यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो ये कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुरंत ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ये क्या करेगा बेटा? HNO3 का काम ही क्या है? हाइड्रोजन को सप्लाई करना। तो तुरंत ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा, तो हाइड्रोजन को क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा, और क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। बात समझ में आई? ओके, तो यहां से एक सवाल पूछा जाता है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन सप्लाई ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ऐसे कौन से मेटल है क्या जिनकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करने के बाद भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है? ऐसे कौन से है क्या? तो आंसर है सिर्फ 2 मेटल्स है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बेटा, IMP है, आपको लिखना है जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है। ओके, चलो नोट करके ही लिखो उसको। नोट ओनली Mg का मतलब मैग्नीशियम एंड मैग्नीज reacts with very dilute nitric acid to evolve H2 गैस। चलो एग्जांपल, अब यहां पे Mg का मतलब है मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे HNO3 के साथ, और ये इतना डाइल्यूट है कि क्या बताऊं। इसमें ना बेटा ये वेरी डाइल्यूट है, इसमें 99% जो है वो पानी है और 1% जो है वो एसिड है। बात समझ में आ रही है? 1% सिर्फ एसिड है। इतने डाइल्यूट एसिड के साथ फॉर्म करने ये रिएक्ट होने के बाद H+NO3- और यहाँ पे मैग्नीशियम है +2 स्टेट में, तो कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो जाएगा? MgNO थ्राइस हो जाएगा, MgNO, और प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ है। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम नाइट्रेट हुआ है। बात समझ में बेटा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, IMP करके लिखो। अब सेकेंड में एग्जांपल ले रहा हूं मैग्नीज का। सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये H+NO3- और Mn+2, तो ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो MnNO3 ट्वाइस प्लस H2 गैस। इसका नाम है मैग्नीज नाइट्रेट। तो ये दो जो मेटल है, सिर्फ
डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। चलो लिख लो फास्ट। ओके चलो, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आप जो एसिड की है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट किंवा आपण मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ डाइल्यूट एसिड। अब इसमें होगा क्या, जैसे कि मेरे पास है मेटल कार्बोनेट, बात समझ में आ रही, मेटल कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। इसमें क्या होगा बेटा, CO2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके CaCO3 है, इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट या सिर्फ हीट करने के बाद भी वो कार्बन ये क्या करता है, इवॉल्व करता है। अब इसकी रिएक्शन मैं कर रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। चलो ये डाइल्यूट है, तो क्या हो जाएगा, यहां का Ca+2 है और CO3 -2 है कार्बोनेट, ये है। अब होगा क्या बेटा, ये +2 में है। अब होगा क्या, कैल्शियम और सल्फेट ये मिलके क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बन जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचेगा। क्या निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसी तरीके से अगर मैं, ये तो मेटल कार्बोनेट हुआ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कर रहा हूं, है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन मैं डाइल्यूट HCl के साथ कर रहा हूं, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म करेगा प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगा। तो कौन सा गैस निकल रहा है, CO2। आपको क्या याद रखना है बेटा, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड के साथ करोगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। इसके ऊपर एक सवाल पूछा जाता है, वो आपको मैं अभी बता दूंगा। चलो अब इसमें क्या किया जाता है, देखो बेटा, सवाल जो पूछा जाता है वो ले रहा हूं डायरेक्टली। बेकिंग सोडा प्लस विनेगर टू फॉर्म सोडियम एसिटेट वाटर, प्लस यहां पे क्या फॉर्म होता है वो लिखना है। उसके बाद यहां पे जो जो निकला है उसको A बोलूंगा, A। अब A की रिएक्शन लाइम वाटर के साथ, क्या फॉर्म होता है आपको लिखना है। इस तरीके से ये सवाल पूछा जाता है और ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके, ऐसे लिख के दिया जाता है और ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है और ये क्या आता है, मुझे लिखना है डी। चलो तो मैं लिखता हूं। अब होगा क्या, ये बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और प्लस क्या है, अब विनेगर है तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब होगा क्या, यहाँ का CH3CO माइनस, यहाँ का H प्लस, यहाँ का Na प्लस और ये माइनस। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे
ये प्लस जो है Na+, ये यहाँ आके चिपक जाएगा O- को, तो बनेगा क्या यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Na+। अब इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ये बना। और प्लस क्या हो जाएगा वाटर, और इसमें से कौन सा गैस निकलेगा, SO2 गैस निकलेगा। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए, यहाँ का एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, और रिमेनिंग यहाँ का क्या बचेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो निकला। तो यहाँ पे क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आएगा, वो किस में पास करने का है, लाइम वाटर में पास करने का है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप लोग लाइम वाटर में पास करोगे, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है CaOH ट्वाइस, बात समझ में आ रही है, लाइम वाटर है ये। जैसे ही लाइम वाटर में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो इसका कलर जो है वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने के बाद यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस वाटर, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा बेटा बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे। लेकिन आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में दिया जाता है कि अगर CO3 एक लिमिटेड अमाउंट में, एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर पास कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूं देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतना ज्यादा नहीं, लिमिटेड ही है, वो हम लोग पास कर रहे हैं किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो वो क्या फॉर्म कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देगा, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। लेकिन एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे, अगर एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें पास करेंगे, तो ये प्रोडक्ट तो ये फॉर्म नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट तो फॉर्म करेगा CaHCO3 ट्वाइस, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरीके से। इसका मतलब ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है बेटा, कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें पास करोगे ज्यादा, तो ये कलर क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा व्हाइट कलर, और क्या कर देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये लेकिन ये कब पॉसिबल है बेटा, एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम लोग लाइम वाटर में पास करेंगे तब पॉसिबल है। अदरवाइज लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग पास कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग आज के लेक्चर में एसिड का प्रिपरेशन मेथड, बेसिसिटी का रिवीजन और केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड के बारे में डिस्कस किया है। और 100% आपका इसमें फायदा होगा। आपको अच्छे से करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ डाउट है तो पूछना है, और अच्छे से आप लोग करो, है ना बेटा। तो फिर यहाँ पे रुकेंगे, ऐसे ही नए नए वीडियो आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से एग्जाम दो तो अच्छा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट बेटा।